फ्लो ऑफ लिक्विड की बात स्टार्ट हुई थी। तो ध्यान देना, द्रवों का प्रवाह क्या होगा इसकी बात करना है। इसमें हमने दो तीन बातें की थी आपसे। फ्लो ऑफ लिक्विड में क्या होता है, पहले तो आप इसके बारे में जान लीजिए। इसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन मीन्स है कि द्रवों का जो प्रवाह है, फ्लो ऑफ लिक्विड है, इसका हम लोग जो एनालिसिस करते हैं जिस साइंस के अंतर्गत, उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। हिंदी में बोलते हैं द्रव गतिकी। यानी जब लिक्विड मोशन की कंडीशन में होगा, गतिमान अवस्था में होगा, तो क्या होगा, हाइड्रोडायनामिक्स साइंस के अंतर्गत काउंट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, जब हाइड्रोडायनामिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले देखना है लिक्विड के बारे में। और लिक्विड यहां पहले आपको पढ़ना है आदर्श द्रव। आपसे बोला भी था कल कि आपको आदर्श द्रव पढ़ के आना है। हाँ, आइडियल लिक्विड आपको पढ़ना है। आइडियल लिक्विड क्या होगा उसकी बात करेंगे। अब आइडियल लिक्विड कैसे पहचानोगे, कौन सा आइडियल लिक्विड है कौन सा नहीं है ना, उसको पहचानना होगा। मान लो आपको कोई लिक्विड दे दिया जाए और पूछा जाए बताइए कितने परसेंट वाटर प्योर है, तो कैसे मालूम करोगे? जब आपको 100% प्योरिटी की कंडीशन पता होगी कि इतनी कंडीशन अगर लिक्विड में फुलफिल हो जाए तो वो लिक्विड 100% शुद्ध होगा, तभी तो बता पाओगे। तो पहले वो कंडीशन जान लो, कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो आदर्श द्रव के लिए इसकी दो कंडीशन होंगी। इट्स हैव टू कंडीशन आइडियल लिक्विड के केस में। पहला है कि लिक्विड जो भी होगा वो अश्यान होना चाहिए। अश्यान का मतलब जिसकी श्यानता, जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। तो लिक्विड कैसा होना चाहिए, जीरो विस्कोसिटी वाला होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता शून्य होनी चाहिए। अब ये संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है इसको जानना है। तो संपीड्यता कितनी होनी चाहिए, शून्य होना चाहिए। शून्य संपीड्यता मीन्स जीरो कंप्रेसिबिलिटी। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जीरो कंप्रेसिबिलिटी क्या है। जीरो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ऐसा लिक्विड जिस पर हम बाहर से दबाव डाले, दाब डाले, तो द्रव का आयतन या फिर घनत्व कह लो, वॉल्यूम या फिर डेंसिटी में कोई परिवर्तन ना हो। अगर द्रव पर दाब डाला जाए और द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे द्रव को क्या बोला जाएगा, जीरो कंप्रेसिबिलिटी वाला द्रव बोला जाएगा। यानी उसकी संपीड्यता क्या होगी, शून्य होगी। और जिसकी संपीड्यता शून्य हो उसको एक शब्द में बोलते हैं असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब संपीड्य का उल्टा। यहां संपीड्य लिखा है, संपीड्य का मतलब यहां जीरो करना है, और जिसकी संपीड्यता खत्म हो गई वो कैसा होगा, असंपीड्य हो जाएगा। अगर आपसे यहां पे बात की जाए कि आदर्श द्रव क्या होता है तो शॉर्टकट में लिख सकते हो असंपीड्य व अश्यान द्रव। असंपीड्य व अश्यान द्रव क्या होगा, आदर्श द्रव होगा। इंग्लिश में क्या कहोगे, असंपीड्य का मतलब क्या हो गया, जीरो कंप्रेसिबिलिटी, या इसको बोलेंगे नॉन कंप्रेसिबिलिटी। नॉन कंप्रेसिबल। एंड अश्यान द्रव का मतलब
जिसकी श्यानता क्या हो, जीरो हो जाए, इसका मतलब जीरो विस्कोसिटी वाला होना चाहिए। और इसको हिंदी में बोलते हैं इसका अपोजिट अश्यान द्रव होना चाहिए। अश्यान क्या होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन विस्कस। अब ये नॉन विस्कस क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। नॉन कंप्रेसिबल बता दिया ना, जीरो कंप्रेसिबिलिटी वाला क्या होगा, अगर लिक्विड पे दाब डाला जाए तो दाब क्या डालने से क्या हो, द्रव का आयतन बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहिए। आप इमेजिन करिए अगर किसी द्रव पर दाब डालोगे तो क्या उसका आयतन चेंज होता है, तो अधिकांश द्रवों का आयतन चेंज हो जाता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि चेंज ना हो, तो भैया चेंज तो होता है, इसका मतलब आइडियल नाम का चीज कुछ नहीं होगा। वो आपको पहले से भी मालूम है कि आइडियल नाम की चीज कुछ नहीं होती है, बस उसको कंसीडर करना पड़ता है, मानना पड़ता है, ताकि अगर उसकी प्योरिटी शुद्धता की जांच करनी हो तो आप उस वैल्यू से फाइंड कर सको। तो 100% शुद्धता की कंडीशन हम यहां लिख रहे हैं कि 100% प्योर वाटर कब होगा, तो एसएमपी डिवाश्यान द्रव यानी नॉन कंप्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड को हम बोलेंगे आइडियल लिक्विड बोलेंगे। तो नॉन कंप्रेसिबल मालूम हो गया कि दबाव डालने पर क्या हो, आयतन या फिर घनत्व क्या हो, बिल्कुल भी चेंज ना हो, वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज ना हो, तो कैसा होगा वो लिक्विड, जीरो कंप्रेसिबिलिटी का होगा। अश्यान द्रव को क्या बोलते हैं, शून्य संपीड्यता बोलते हैं। ये याद रहेगा, अश्यान द्रव को क्या बोलेंगे, शून्य संपीड्यता कहते हैं, यानी नॉन कंप्रेसिबल जो लिक्विड होगा वही क्या होगा, जीरो कंप्रेसिबिलिटी होगी। अब इसका मतलब क्या होगा, दाब डालने पर क्या होगा, दाब डालने पर क्या नहीं होना चाहिए, द्रव का आयतन या घनत्व क्या होना चाहिए, परिवर्तित ना हो। तो दाब डालने पर अगर द्रव का आयतन या फिर घनत्व बिल्कुल भी चेंज ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, शून्य संपीडिता बोलेंगे, या इसको बोलोगे अप्लाइड प्रेशर ऑन लिक्विड वॉल्यूम और डेंसिटी शुड नॉट चेंज। क्या होना चाहिए, वॉल्यूम और डेंसिटी इसकी बदलनी नहीं चाहिए। तो क्या होगा वो, शून्य संपीडिता यानी जीरो कंप्रेसिबिलिटी, या फिर उसी को अश्यान द्रव भी बोलते हैं। तो कंडीशन हो गई है नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड की कंडीशन हो गई। सेकंड कौन सा कंडीशन जानना है आदर्श द्रव का, द्रव कैसा होना चाहिए, अश्यान होना चाहिए, यानी नॉन विस्कस होना चाहिए। अब ये नॉन विस्कस फोर्स क्या होता है इसको जानना है। तो आपको बता दें कि कोई भी द्रव होगा तो विभिन्न परतों से मिलकर बना होता है द्रव, मालूम है ना, ये क्या है, द्रव की परतें हो गई, अलग अलग परतों से मिलकर के द्रव बना होता है। अब ये जब द्रव फ्लो होता है, कभी आप ऐसे भी इमेजिन करके देख लो, मान लो किसी ट्रांसपेरेंट नली में कोई लिक्विड फ्लो हो रहा हो, तो अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी डालकर देखोगे अगर वो लिक्विड के ऊपर है पार्टिकल जो भी डाला आपने, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, अगर वो नीचे होगा तो इसकी स्पीड कम होगी।
ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? सबसे ऊपर जो लेयर होगी, परत होगी द्रव की, उस पर द्रव का दबाव कुछ भी नहीं पड़ेगा, केवल वायुमंडलीय दबाव होगा, तो आसानी से बहता हुआ जाएगा। लेकिन जो द्रव की निचली परतें होंगी उन पर क्या होगा, ऊपर वाली परतों का दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने से क्या है, निचली वाली परत का वेग लगभग शून्य हो जाएगा, लगभग शून्य, यानी बहुत स्लो मोशन में वहां से पार्टिकल आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि द्रव की दो परतों के बीच में कोई ना कोई फोर्स तो लगा जिसने नीचे वाली परत की स्पीड को कम कर दिया। ऐसा हुआ? अगर कोई ना कोई फोर्स काम ना करता तो जितनी वेलोसिटी से ऊपर वाली परत चल रही थी उसी स्पीड से नीचे वाली भी चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नीचे वाली परत धीमी बह रही होती, ऊपर वाली तेज बह रही होती है। तो क्यों ऐसा होता है? द्रव की दो परतों के बीच में एक घर्षण बल काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? दूसरी वाली लेयर को, दूसरी वाली परत को रोकने का काम करेगा, उसकी स्पीड को डाउन करेगा। तो द्रव की दो परतों के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं? श्यान बल बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना इसको। और अगर विस्कस फोर्स 0 हो जाए तो द्रव कैसा होगा? नॉन विस्कस होगा। अगर विस्कस फोर्स 0 हो जाए तो द्रव कैसा होगा? नॉन विस्कस होगा, यानी अश्यान द्रव होगा। इतनी बात मालूम हो गई। अब आप बताइए अश्यान द्रव कब होगा? जब द्रव की परतों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? 0 हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि विस्कस फोर्स 0 हो जाए द्रव की परतों के बीच में, तो किसी बर्तन में पानी भर करके एक बार ऐसे घुमा दो, घूमता ही रहेगा अनंत काल के लिए, कभी रुकेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी लिक्विड ले लो, एक बार घुमा के छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। होता है ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? क्यों रुक गया? क्योंकि द्रव की परतों के बीच में जो लेयर थी लिक्विड की, उनकी परतों के बीच में क्या लग गया? एक घर्षण बल लग गया, जिसने दूसरी परत की स्पीड को कम कर दिया, और धीरे धीरे वो लिक्विड स्पीड डाउन हो गई, डाउन हो गई, डाउन हो गई, और अंत में 0 हो जाएगी। तो अश्यान द्रव मतलब क्या करना आपको? नॉन विस्कस, नॉन विस्कस लिक्विड जो होगा वही क्या होगा? अश्यान द्रव होगा। अश्यान द्रव क्या होगा? इफ a friction force between the layer of लिक्विड, लिक्विड की परतों के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो? क्या हो? 0 हो जाए तो क्या होगा? द्रव कैसा बनेगा? नॉन विस्कस हो जाएगा, अश्यान द्रव हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं 0 विस्कोसिटी, यानी इसकी श्यानता क्या होगी? 0 हो जाएगी। श्यानता का मतलब क्या है? विस्कोसिटी का मतलब क्या है? श्यानता का मतलब है कि द्रव की दो परतों के बीच में जितना ज्यादा घर्षण बल लगेगा, श्यानता यानी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा बताइए, घर्षण बल द्रव की दो परतों के बीच में ज्यादा कब होगा? कौन से द्रव में ज्यादा होगा? घर्षण बल कब ज्यादा लगता है? यानी कोई द्रव, ऐसा कोई द्रव बताओ जो बहुत कम बहता हो स्पीड में। जैसे शहद हो गया, बहुत कम स्पीड में बहता है, यानी उसकी परतों के बीच में जो घर्षण बल होगा बहुत ज्यादा होगा। होगा ऐसा? तो उसकी श्यानता क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो श्यानता का मतलब क्या है? द्रव की परतों के बीच में घर्षण बल ज्यादा से ज्यादा होना श्यानता कह के लाएगी। या सिंपल से अगर कुछ भी ना है समझ में तो आप बता सकते हो द्रव के गाढ़ेपन को श्यानता कहते हैं। यानी द्रव जितना ज्यादा थिक होगा, गाढ़ा होगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही
ज्यादा होगी, इसको ध्यान रखना। इतना मालूम हो गया। और अगर मान लो वो विस्कोसिटी श्यानता 0 हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? जीरो विस्कोसिटी बोलेंगे। और जीरो विस्कोसिटी मतलब ही क्या हो गया? अश्यान द्रव। नाम कई सारे हैं, कई सारे नामों से एक चीज को पूछता है। कभी आपसे नॉन विस्कस लिक्विड पूछेगा, इसी को पूछेगा जीरो विस्कोसिटी क्या होता है। दोनों एक ही है, इसीलिए हम आपको दोनों चीजें बताते हैं। देन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज 0। तो क्या होगा? विस्कोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। यानी क्या है? शून्य श्यानता। श्यानता क्या होती है? ब्रैकेट में लिख देते हैं द्रव के गाढ़ेपन को, ऐसे लिख देते, समझ में आएगा आपको। द्रव के गाढ़ेपन को क्या बोलते हैं? श्यानता बोलते हैं। तो शून्य श्यानता को क्या बोलते हैं? अश्यान द्रव बोलते हैं। तो जिसकी श्यानता 0 हो जाए यानी विस्कोसिटी 0 हो जाए, वो द्रव कैसा होगा? अश्यान द्रव होगा। और अश्यान द्रव तथा असंपीड्य द्रव को क्या बोलते हैं? आदर्श द्रव बोलते हैं, आइडियल लिक्विड बोलते हैं। असंपीड्य और अश्यान द्रव क्या होगा? आदर्श द्रव होगा। नॉन कंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड को ही आइडियल लिक्विड कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट किसी को तो बता देना। अभी हमने इतनी बातें की है केवल और केवल किसकी? आदर्श द्रव की ही बातें की है। अब आदर्श द्रव में 2 ही पॉइंट थे, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं, तो उनको भी डिस्कस किया। असंपीड्य, इसी को बोलते हैं जीरो कंप्रेसिबिलिटी, और यही हमारा असंपीड्य को ही हमने क्या बोला था? जीरो कंप्रेसिबिलिटी, यही हमारा नॉन कंप्रेसिबल हो गया। अश्यान को ही क्या बोलते हैं? जिसकी श्यानता 0 हो, वो अश्यान होगा। अब हम बात करते हैं जो अश्यान श्यान आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? उसकी श्यानता से आ रहा है, विस्कोसिटी से आ रहा है, यानी द्रव के गाढ़ेपन से आ रहा है। द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ज्यादा होगी, यानी उस लिक्विड की परतों के बीच में घर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। तो श्यान बल क्या होगा? श्यान का मतलब हो गया विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स क्या है बता दिया है। A frictional force acted between the layer of liquid, द्रव की परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या बोलेंगे? श्यान बल कहते हैं। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया होगा। नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए। जैसे मान लो हमने कुछ एग्जाम्पल लिख लिए, श्यानता के बढ़ते क्रम में कुछ लिक्विड लिख रहे हैं। श्यानता के बढ़ते क्रम में यानी विस्कोसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं कुछ लिक्विड। मान लो वाटर हमने ले लिया, ऑयल ले लिया, कोई तेल ले लिया, इसके बाद लुब्रिकेंट ऑयल ले लिया। लुब्रिकेंट ही ऑयल होता है, ऑयल लिखने की जरूरत नहीं होती। लुब्रिकेंट का मतलब ही ऑयल होता है, जो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। और हमने ले लिया, चलो हनी को ले लिया, शहद को ले लिया। बताइए अब यहां पर देखो सीरियल से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? सबसे ज्यादा अगर मान लो किसी पाइप में
स्लो किया जाए तो सबसे तेजी से पानी ही बहेगा ना, यानी इसकी परतों के बीच में घर्षण बल कम होगा तभी तेज बह पाएगा। तो इसकी विस्कोसिटी सबसे कम हो गई और इससे धीरे बहेगा ऑयल, इससे धीरे बहेगा लुब्रिकेंट और सबसे धीरे बहेगा हनी यानी शहद। तो यहाँ पे हमने 4 लुब्रिकेंट, 4 यहाँ पे लिक्विड लिखे हैं जिनकी विस्कोसिटी को बढ़ते क्रम में लिख दिया है। ऐसे कोई देगा तो आप पहचान पाओगे कि किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। बस आपको क्या देखना होगा, कौन सा द्रव कितना ज्यादा गाढ़ा है। जो जितना ज्यादा थिक होगा यानी गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसे आपको पहचानना होगा। है गोंद, गोंद तो बहुत ज्यादा हो गया, शहद से भी ज्यादा हो जाएगा। और ज्वालामुखी का लावा बहता है ना, वो भी और भी गाढ़ा, उसकी श्यानता और भी ज्यादा। अगर आपको ज्वालामुखी लावा में छोड़ दिया जाए, कहा भागो, भाग ही नहीं पाओगे। जला ऑयल वो लुब्रिकेंट वाला ही होता है, बस ये है कि जलने के बाद क्या होगा, लुब्रिकेंट से थोड़ा ज्यादा हो जाएगी श्यानता, यानी थोड़ा ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा वो। इतना अंतर पड़ेगा। हो गया इतना, मिटा दिया जाए। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं आदर्श द्रव की। इतनी बात हो गई। अब आदर्श द्रव में कौन कौन सी कंडीशन होगी, 2 हो गई हैं, ये आपको मालूम हो गया। श्यानता के कारण जो बल लगता है घर्षण बल, उसी को हम श्यान बल बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। और विस्कस फोर्स के जो प्रॉपर्टी होती है या श्यानता, उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, यानी जो गाढ़ापन होता है द्रव का उसी को बोलते हैं श्यानता। इतनी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं कि द्रव जब फ्लो होता है, बहता है, तो बहने के कौन कौन सी कंडीशन होती, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी को थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब बात करते हैं द्रवों का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का प्रवाह कैसे होगा, इसको ध्यान देना है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 चीजों को डिस्कस करना है। 3 तरह के प्रवाह। पहला है, अगर मान लीजिए किसी पाइप में कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, बह रहा है, और द्रव के सभी कण, जितने भी लिक्विड के पार्टिकल हो, वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक साथ फ्लो हो, यानी द्रव के सभी कण अगर एक साथ प्रवाहित होंगे तो ऐसे प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह बोला जाएगा। यानी द्रव की परतों के बीच में जरा भी अनबैलेंस्ड कंडीशन नहीं होगा, यानी द्रव जरा भी अनियमित नहीं होगा। अच्छा, अगर ऐसे ना बोल पाओ धारा रेखी प्रवाह कब होगा, तो आपको ऐसे भी बोलना है, अगर एक सिरे से 1 सेकंड में जितना द्रव अंदर जाए उतना ही 1 सेकंड में द्रव बाहर निकल जाए। वही बात होगी ना, जितना अंदर गया उतना ही उतने टाइम पे बाहर निकल गया 1 सेकंड में। 1 सेकंड में वॉल्यूम, वी मतलब वॉल्यूम हो गया किसका, द्रव का। 1 सेकंड में जितना द्रव यहां से अंदर जाए उतना ही 1 सेकंड में बाहर निकल जाए, यानी द्रव के सभी कण एक साथ में गति कर रहे होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, धारा रेखी प्रवाह बोलेंगे। धारा रेखी प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। ये हो गया। अगर मान लो इन लेयर के बीच में कुछ अनबैलेंस्ड कंडीशन आ जाए, मतलब थोड़ा सा यहां से अगर प्रेशर डाला जाए तो ये लेयर्स क्या होंगी,
थोड़ा सा अनियमित हो जाएंगी, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से लेयर में कुछ यहां पे अनियमितता आ गई। तो इस कंडीशन में जो ड्रॉ होगा, यानी क्या हो गया, 1 सेकेंड में जितना लिक्विड इंटर करेगा उतना 1 सेकेंड में यहां से निकल नहीं पाएगा, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो। हिंदी में देखा था इसको क्या कहते हैं? पता नहीं, मुझे भी नहीं याद है। तीसरा हमने बोला था, मैंने कहा था थोड़ा पढ़ के आइएगा, आप लोगों ने देखा नहीं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा यहां से प्रेशर अप्लाई किया जाए, थोड़ा ज्यादा स्पीड में लिक्विड जा रहा हो, तो सिंपल सा यहां ज्यादा स्पीड में निकलने का प्रयास करेगा। या आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में ज्यादा आए, हम कुछ ऐसे बना देते हैं पाइप। मान लो, ये लो, ऐसे बना दिया हमने। अब तो क्लियर हो जाएगा कि भैया 1 सेकंड में जितना यहां से लिक्विड जाएगा, अगले सेकंड में यहां से उतना निकल नहीं पाएगा। इतना क्लियर है? क्यों? आप बोलोगे सर दोनों के एरिया निकलने के और प्रवेश करने के अलग अलग हैं। यानी जितना लिक्विड 1 सेकंड में यहां से फ्लो करेगा, अगर उतना यहां से निकालना चाहते हैं एक ही टाइम पे, तो क्या होगा, यहां स्पीड बढ़ जाएगी। और स्पीड बढ़ जाएगी मतलब ड्रॉ की जो लेयर है, परतें हैं, आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो ध्यान रखना, धारा रेखी प्रवाह में क्या होगा, ड्रॉ की सभी परतें, द्रव की सभी परतें क्या होंगी, एक साथ प्रवाहित होंगी, तो धारा रेखी प्रवाह होगा। और अगर इन परतों के बीच में कुछ अनियमितता आ जाए तो वो लेमिनार फ्लो हो जाएगा। और अगर द्रव की परतें आपस में मिल जाए, यानी द्रव के सभी कण एक साथ गति ना करें, अनियमित रूप से गति करें, जिगजैग मोशन में गति करें, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे, तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ये परतें कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगी, ऐसे आपस में मिल जाएंगी, तो ये हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। इसी को बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। यानी जब द्रव का प्रवाह नियमित ना हो करके अनियमित हो जाए, तो क्या होगा, विक्षुब्ध प्रवाह होगा। तो विक्षिप्त प्रवाह को अनियमित प्रवाह भी कहते हैं। तो द्रव के अनियमित प्रवाह को क्या बोलेंगे, विक्षुब्ध या प्रक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। डराओ नहीं भैया, नहीं तो बंद हो जाएगा तो कल 1.5 घंटे टाइम लगा है रात में, 11:30 बज गया था इसके चक्कर में। हाँ, वो समस्या आज ना होने पाए। आज हो गया तो हम करेंगे भी नहीं, अपलोड हो चाहे ना हो। और टाइम भी देखो ऐसा, कल थोड़ी ज्यादा क्लास ली तो कल ही ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ऐसे होता है कि 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट ऐसी क्लास होती है, और कल 1 घंटे 40 मिनट की क्लास थी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग। अब उसमें 30 मिनट केवल ऑडियो थी पूरी वीडियो में, बाकी सब बिना ऑडियो के। फिर इसमें अब घर जाके वही करना पड़ा, बोल बोल के आवाज रिकॉर्ड किए, फिर वीडियो में मिक्स किए साउंड को। अब अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड नहीं हो रहा, क्योंकि वो टैब ही अलग था, किसी ने बताया भी नहीं। हम उसमें अपलोड करने भी जा रहे थे, अपलोड हो भी रहा था, 60-70% हो गया, लेकिन फिर ध्यान गया, हमने कहा इसमें तो कोई वीडियो है ही नहीं है, केवल एक ही वीडियो है, तो फिर उसको डिलीट किया। ये लोग भूल जाते हैं, 4 टैब रखे हैं, नहीं कि कुछ निशान लगा दें, मिटाएं इसको। तो ये हो गए 3 टाइप के हो गए हैं द्रवों के प्रवाह।
अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, और वो है, कई सारे टॉपिक है, चाहे जो पहले पढ़ लो, सब एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। एक होता है रेनॉल्ड संख्या, मतलब साइंटिस्ट का नाम था रेनॉल्ड। तो उन्होंने द्रवों के प्रवाह को कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन बेसिस पे, अगर मान लो कोई नंबर आ जाए तो उस नंबर को देखकर कैसे मालूम करेंगे कि द्रव का प्रवाह क्या होगा। तो उन्होंने जो नंबर बनाया उस नंबर को ही बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड संख्या। होता क्या है, रेनॉल्ड संख्या यानी रेनॉल्ड नंबर की बात करेंगे। क्या होता है, तो आपको मालूम है कि द्रवों के प्रवाह के लिए किसने दिया नंबर, रेनॉल्ड ने दिया है। रेनॉल्ड द्वारा दी गई संख्या यानी नंबर को क्या बोलेंगे, रेनॉल्ड संख्या बोलेंगे। जैसे उन्होंने बोला है, अगर रेनॉल्ड संख्या 2000 तक है, अगर रेनॉल्ड संख्या 2000 इक्वल नहीं 2000 तक हो, यानी लेस देन 2000, इसका मतलब क्या है, 2000 से छोटा। तो 2000 से छोटा जब रेनॉल्ड संख्या होगी 1000, मतलब 1 से लेके पूरा 2000 तक, तो उसका प्रवाह होगा धारा रेखीय प्रवाह। इस चीज को याद रखना है आपको। मान लो एग्जाम में आ जाए कि अगर धारा रेखीय प्रवाह के लिए या फिर द्रवों के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड संख्या का मान 1000 है, तो बताइए उस द्रव का प्रवाह कैसा होगा। तो याद रखना, अगर 2000 से कम है तो धारा रेखीय प्रवाह होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। और इसके बाद रेनॉल्ड संख्या अगर मान लो 2000 से बड़ी, वैसे कुछ किताबों में मिलता है 3000 से बड़ी। अब कहते ये क्यों ऐसा अंतर आ गया, क्योंकि 2000 से 3000 तक लगभग बोला जाता है कि वो लेमिनार फ्लो होता है। जब द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह से बदल रहा होता है विक्षुब्ध प्रवाह की ओर, तो बीच में 1000 और 2000 से 3000 तक जो अंतर पड़ता है संख्याओं का, वो लेमिनार फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन हम जो पूरा लिखते हैं ग्रेटर देन 2000, 2000 से बड़ा हो तो आप विक्षुब्ध प्रवाह ही लिखेंगे, यानी टर्बुलेंट फ्लो। ये चीजें हैं। अब ये जो रेनॉल्ड नंबर है किस किस चीज पर डिपेंड करता है, इसकी बात करना है। नोट कर लो, फिर करा दे, थोड़ा डेरिवेशन टाइप का है, उसको थोड़ा सा करा देते हैं ताकि मालूम हो जाए किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला क्या बनेगा। हो गया,
हाँ, नोट हो गया ना। इन सबको याद करके रखना, ना कोई तुमको पढ़ाएगा और ना कभी तुम किताब में पढ़ पाओगी ये सब सारी चीजें, क्योंकि किताब में इतनी चीजें पढ़ने के लिए तुमको 4-5 पन्ने पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं तुमको इतना मिलेगा। यहाँ हम तुमको छांट छांट के बढ़िया निकाल निकाल के दे रहे हैं, तो उसको अच्छे से तैयार कर डालो। ठीक, फोटो नहीं लिया गया, बारिश थी ना। देखो, अब रेनॉल्ड संख्या जो है जिसको RE से डिनोट करते हैं, ये किस किस चीज पर डिपेंड करती है, इसको देखना है। अगर आपने जो लिक्विड लिया है उस लिक्विड की अगर मान लो डेंसिटी कुछ है, और डेंसिटी हम मान लेते हैं कि उसकी अगर रो है, अच्छा कोई द्रव होगा उसमें क्या क्या होगा, श्यानता होगी, घनत्व होगा उसका, अगर किसी पाइप में बह रहा है, कहीं बह रहा है तो कुछ डायमीटर होगा। नहीं, आप सोचो अगर श्यानता ना होती, श्यानता 0 हो जाती, विस्कोसिटी 0 होती, तो कोई द्रव अगर आपने एक बार फेंक दिया तो रुकेगा ही नहीं, बहता ही जाएगा। क्यों, रोकने वाला कोई है ही नहीं उसको, उसकी परतों के बीच में घर्षण बल नहीं होगा, तो रुकेगा कैसे। तो यहां पे रेनॉल्ड संख्या किस पर डिपेंड करेगा, द्रव के घनत्व यानी रो ले लेते हैं, कॉमा श्यानता गुणांक। अब ये श्यानता गुणांक क्या है, इसको भी अभी डिस्कस करना पड़ेगा। श्यानता गुणांक ईटा से लिखते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट चमक रहे हैं, ठीक। श्यानता गुणांक ईटा तथा नली लिखो या पाइप लिखो, पाइप के डायमीटर यानी व्यास, कह दो त्रिज्या ले लेते, व्यास क्यों लिए, क्योंकि पाइप में जब बहेगा तो पूरे रेडियस में तो बहेगा नहीं, वो पूरे व्यास में बहेगा पानी, पूरे डायमीटर में, तो डायमीटर लेना है। नली के व्यास, इसको लिख दिया कैपिटल डी, पर क्या करता है, निर्भर करता है, डिपेंड करता है। इंग्लिश में तो नहीं लिखना पड़ेगा इसको, है आपको लिखना है रेनॉल्ड नंबर इज डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, कॉमा विस्कोसिटी, क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एंड डायमीटर ऑफ पाइप डी, इतना लिखना है, देन डैश कर देना है, उसके बाद सॉल्व करना है। यानी किस किस चीज पर रेनॉल्ड संख्या डिपेंड करेगी, पाइप के व्यास पर, डायमीटर पर, विस्कोसिटी पर, श्यानता गुणांक पर, ईटा पर, और घनत्व रो पर डिपेंड करेगा। 11th क्लास में जब आपने वीमा पढ़ी होगी, चैप्टर वीमा वाला, तो वहां वीमा के साथ आपने वीमाओं के 3 अनुप्रयोग पढ़े होंगे, एप्लीकेशन पढ़े होंगे। उस एप्लीकेशन में आपको मिला था, अगर मान लो कोई आपको इक्वेशन दिया है, फिजिक्स का कोई फार्मूला दिया है, इक्वेशन है, उसको चेक करना है कि वो सही है कि गलत है, तो हम लोग डायमेंशन से चेक कर लेते हैं ना, ट्रुथनेस, सत्यता की जांच करना। यहां भी करवाए होंगे क्वेश्चन स्टार्टिंग में कुछ 1-2। और एक आपने पढ़ा था कि वीमा द्वारा अगर मान लो कोई क्वांटिटी एक सिस्टम में दी गई है, तो वीमा द्वारा उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 11th में किया है आपने तो N1 U1 N2 U2 फार्मूला यूज किया होगा डायमेंशन चैप्टर में, है ना। उसके बाद क्या, एक एप्लीकेशन और पढ़ा था जिसमें वीमा द्वारा यानी डायमेंशन द्वारा
किसी फार्मूले को स्टेब्लिश करते हैं, यानी डेरिवेशन करते हैं, कोई फार्मूला तैयार करते हैं। तो वही यहाँ पे एप्लीकेशन है कि फार्मूला हमें बनाना होगा, क्या बनता है। तो हम कहां से बनाने जा रहे हैं, जहां से रेनॉल्ड्स संख्या जिन जिन क्वांटिटी पर डिपेंड करती है उसके लिए। तो आपने जैसे पढ़ा होगा कि जिसका फार्मूला निकालना है उसको लिखना है, और डिपेंड करने के लिए क्या है, प्रोपोर्शनल साइन यूज करते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करो, बताते हैं। तुम भीग गए होगा, भीग गए, उनका लगा भीग गए। अगले 3 घंटों में अमेठी कानपुर नगर रायबरेली में तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 घंटों में देखो क्या होगा। हो गया। अब ये रेनॉल्ड संख्या जो है ये भी डिपेंड ये करेगा कि कोई भी लिक्विड अगर मान लो किसी पाइप में फ्लो कर रहा है, तो सभी लिक्विड का जानते हो फ्लोइंग मोशन जो होता है, बहने की स्पीड जो होती है सबकी सेम नहीं होती है। कोई धीरे बहता है, कोई स्पीड बहता है। किस पर डिपेंड करता है, श्यानता पर। जो जितना गाढ़ा होगा उतना धीरे बह रहा होगा। इतना क्लियर है ना। इसके बाद क्या है, अब जो सबसे मैक्सिमम स्पीड से बह सकता है, जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है फ्लो होने की, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। उसके लिए हमें बनाना है। तो हम यहां पे देखेंगे क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग मालूम है ना, बता दिया ना। लिक्विड के फ्लो का जो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन होगा, जब लिक्विड सबसे तेज बह सकेगा, उसको बोलते हैं क्रांतिक वेग। एक और होता है, जैसे मान लो पानी में आपने कोई चीज डाली, मान लो एक सिक्का डाला पानी में, और देखोगे कि जब सिक्का ऊपर था हवा में तो स्पीड से आएगा, और जैसे ही पानी में जाएगा स्पीड डाउन हो जाएगी। होगा ऐसा। तो लिक्विड के भीतर कोई बॉडी, कोई पिंड, कोई पार्टिकल जिस स्पीड से नीचे की ओर जाएगा उसको सीमांत वेग बोलते हैं। और लिक्विड जब फ्री होकर के जितनी स्पीड में बह सकता है उसको क्रांतिक वेग बोलते हैं। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। सीमांत वेग और क्रांतिक वेग में अंतर है। तो क्रांतिक वेग को क्या लिखेंगे, वीसी से लिखेंगे। इट इज डिपेंड ऑन द, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा, और वो किसके लिए होगा, रेनॉल्ड्स संख्या के लिए होगा। तो द्रव के घनत्व रो, श्यानता गुणांक ईटा और व्यास डी, 3 चीजों पर निर्भर कर रहा है रेनॉल्ड्स नंबर। अब जो चीजें आप मानते हो इनकी कोई पावर आपको लेट करना होगा। पावर हम ऐसे एबीसी लेट कर सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। जब आपने डायमेंशन में किया होगा ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद आ रहा होगा। वीसी प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आता है, आता है। यहां पे रेनॉल्ड ने कांस्टेंट दिया है, अपने नाम का पहला वर्ड दे दिया आरई, इसी को बोलते हैं रेनॉल्ड संख्या। आगे तीनों टर्म को नोट कर दो। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ देना है। इसके बाद इससे जो फार्मूला डेरिवेट होगा वो कैसा बनेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको डायमेंशन पुट करनी पड़ेगी, डायमेंशन रखनी पड़ेगी। वीसी क्या है, क्रांतिक वेग यानी क्रिटिकल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, बोलो भाई, तुम लोग भूल जाते हो सब। एमएलटी नहीं दूंगा, एलटी की पावर -1, ये है वेलोसिटी स्पीड की वीमा, डायमेंशन हो गई। बताओ, डायमेंशन भी नहीं याद आ रही है। रेनॉल्ड क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट आया ना ये।
तो इसके डायमेंशन नहीं रखना है। रो क्या है? डेंसिटी है, घनत्व है। बताओ घनत्व की विमा क्या होगी? ml पावर -3 और होल पावर क्या लगी है? a इंटू में ईटा। ईटा क्या है? शांता गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी विमा निकलवाई थी स्टार्टिंग में, वो भी नहीं याद, सत्यानाश। ml -1 t -1 याद कर लो ना इनको, पता नहीं कब याद करोगे है? हाफ ईयरली एग्जाम मतलब तुम्हारा 11th क्लास है, तो अभी तुम क्यों पढ़ोगे? हैं? होल टू पावर b। लेकिन जो छठ 11th पढ़ चुके उनको तो आना चाहिए ना। अरे आना चाहिए सबको, क्योंकि सब पढ़ चुके हैं डायमेंशन। और इंटू डी क्या है? डायमीटर है। डायमीटर की बोलो क्या होगी डायमेंशन? सब भूले बैठो, बोला था डायमेंशन। वो डायमीटर एक प्रकार की क्या है? दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है। तो व्यास की विमा हो गई एल, होल टू पावर सी। अब इसके बाद क्या करते हैं? एबीसी जो पावर लगी इनको अंदर लेके आओ। एम टू पावर ए, एल टू पावर क्या बनेगी? ध्यान से देखते रहिएगा, लिखते जा रहे हैं। बी को अंदर लाओगे और टी टू पावर -b, यहां एल टू पावर सी। इतना क्लियर है? है आया? अब इसके बाद क्या करना है? एम एल टी, तीनों क्वांटिटी को अलग अलग कर लो। यानी एम यहां पे है, एम की पावर ए, और यहाँ एम की पावर बी, यहाँ एम नहीं है। मल्टीप्लाई में सब है ना? मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड होती है, जुड़ती है। तो यहाँ पावर ए है, यहाँ एम की पावर बी है, तो एम टू पावर ए प्लस बी हो गया। ऐसे एल को अलग करो, एल की पावर क्या है? -3a है, यहाँ एल की पावर -b, और यहाँ एल की पावर c। अब टी की पावर बोलो -b, और कहीं नहीं है टी, ठीक। इधर है एल टी की पावर -1। अब इसके बाद हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में घातों की तुलना कर लो। तो इस साइड में m की पावर a प्लस बी, इधर m की पावर कुछ नहीं है, 0 हो गया। l की पावर -3a -b प्लस c, इस साइड में l की पावर, l लिखा हुआ है, पावर नहीं दिख रही तो 1 होता है, तो हो गया 1। और यहाँ t की पावर -b, इस साइड में t की पावर -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 1 आ गया। तो b की वैल्यू मिल गई। अभी आपको a और c की वैल्यू और चाहिए। अच्छा, b की वैल्यू 1 यहां रख दो, +1 है, उधर भेज दोगे तो a इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब कौन बचा है? c की वैल्यू निकालना है, इसी में रख दो। a की वैल्यू रखोगे -1, b की वैल्यू रखोगे +1, c की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ये 3 × 1 करेंगे तो 3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 3 - 1 कितना बचेगा? 2। तो c इक्वल टू कितना आएगा? -1 आया। अब ये ए बी सी की वैल्यू उठाकर यहीं पे रखना होता है, तो VC इक्वल टू कितना होगा? RE, रो की पावर क्या है? A, और A की वैल्यू कितनी आई है? तो -1 हो गया। ईटा की पावर B की वैल्यू 1 है, और D की पावर C की वैल्यू आपको मालूम है, जिसकी पावर माइनस हो उसको नीचे ले आओ तो पावर क्या होगी? प्लस में हो जाएगी। तो जिनकी पावर माइनस में हो उनको नीचे आपको लाना है, RE और ईटा बचेगा। रो की पावर -1 नीचे आएगा और D भी नीचे आएगा,
तो पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएंगी। तो ये क्या मिल गया आपको, यहां से क्रिटिकल वेलोसिटी आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो रेनॉल्ड संख्या चाहिए। तो बताइए यहां से रेनॉल्ड संख्या Re इज इक्वल टू क्या बनेगा, रो वीसी इंटू डी अपॉन में क्या आएगा, ईटा आएगा। ये रेनॉल्ड संख्या के लिए फार्मूला हो गया। अब देख लो रेनॉल्ड संख्या किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है और कैसे कैसे डिपेंड कर रही है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस चीज को भी आप यहां से देख सकते हो। गाना सुना रहे हो क्या? मिटा रहे हैं? चलिए ठीक है, एक टॉपिक और देख लेते हैं। इससे एक दो केस देखना चाहो देख लो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहां से देखो वीसी की बात करेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। इसके लिए बताइए, अगर मान लीजिए ईटा की वैल्यू 0 हो जाए, ईटा 0 होने का क्या मतलब है कि श्यानता शून्य हो जाए। अगर श्यानता शून्य हो जाए तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, अगर ईटा 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो वीसी इक्वल टू 0 होगा। तो ईटा इक्वल टू 0 पर क्या होगा,
क्रांतिक वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि द्रव धारा रेखीय प्रवाह में कभी नहीं प्रवाहित होगा। क्यों? क्योंकि धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होने के लिए आपको यहाँ विस्कोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें विस्कोसिटी होनी चाहिए। और देखो, अगर मान लीजिए यहाँ देखो जो VC है क्रिटिकल वेलोसिटी, वो पाइप के व्यास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है ना। अगर सब कुछ कांस्टेंट मान ले डी को छोड़ करके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका क्या मतलब है कि पाइप का व्यास जितना ज्यादा होगा क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। यानी पाइप जितना चौड़ा होगा क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि सक्रिय नलियों में जो नलियां सक्रिय होंगी जिनका व्यास कम होगा उनमें क्रिटिकल वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो याद रखना, डायमीटर अगर आप कम करोगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस कंडीशन को याद रखना। आगे देखिएगा, वेग प्रवणता क्या होती है द्रव की, इसी में हम लोग निकालेंगे श्यानता गुणांक। वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे। अगर मान लीजिए कोई लिक्विड किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो जितना दूर चलेगा, मान लो किसी पाइप में एक पॉइंट ए से चला बी तक गया, यहां अलग स्पीड से गया, और बी से सी तक यहां अलग स्पीड हो गई, दोनों में वेलोसिटी अलग अलग हुई, और ये दोनों दूरियां भी सेम नहीं है। मान लो ये x1 और x2 है, तो दोनों दूरियों के सापेक्ष क्या होगा, वेग में परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है। दूरियों के साथ साथ क्या है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो याद रखिएगा, दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को क्या बोलेंगे, वेग प्रवणता बोलेंगे, को वेग प्रवणता कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। लेकिन ये हमेशा माइनस में रहेगा। माइनस में क्यों होता है कि द्रव की जो दो परतें होती हैं वो एक दूसरे की गति का विरोध करती हैं, क्योंकि घर्षण बल का काम क्या होता है, विरोध करना होता है। तो दोनों परतें एक दूसरे का विरोध करेंगी, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम ईटा से इंडिकेट करते हैं। ये क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कोई द्रव किसी पाइप में फ्लो हो रहा है या किसी बर्तन में कहीं पर भी फ्लो हो रहा है, तो द्रव की दो परतों के बीच में लगने वाला जो श्यान बल होता है, श्यान बल यानी विस्कस फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया, ए का मतलब एरिया, लिख दे क्या, एरिया ऑफ लेयर, जो द्रव की परत होगी उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगा, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डायरेक्ट लिख देते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो विस्कस फोर्स को लिखते हैं एफ से,
एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर यानी कैपिटल ए, और वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, यहां पे कांस्टेंट दिया गया ईटा, माइनस बाहर निकाल लो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक, तो ये हो गया भैया श्यानता गुणांक यानी विस्कस फोर्स का फार्मूला हो गया। और ईटा यहां पे क्या है, श्यानता गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, और इसका मान किस पर डिपेंड करता है, द्रव के गाढ़ेपन पर। द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होगा श्यानता उतनी ज्यादा होगी। भूलिएगा नहीं, श्यानता क्या होती है, परतों के बीच में जो घर्षण बल लगता है वही क्या होता है, श्यानता को बयां करता है। और जितना ज्यादा होगा द्रव उतना ज्यादा गाढ़ा भी हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद सीमांत वेग और बर्नौली थ्योरम, हाँ, और कंटिन्यूटी इक्वेशन इसी में आएगा, स्टोक्स लॉ भी इसी में पढ़ना है, टर्मिनल वेलोसिटी है, अभी 4-5 हेडिंग है, कल खत्म कर देंगे। 2 दिन में खत्म करना है, और 2 दिन में इसके न्यूमेरिकल और सरफेस टेंशन के भी कुछ न्यूमेरिकल करने हैं, उसमें से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना कर लो आज के लिए, बाकी हम लोग कल करेंगे।